प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी द्वारा क्लास 6 से 8 तक के लिए जो TRD3 एग्जामिनेशन हुआ था उसके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो स्वतंत्र भारत में जो भाषाई आधार पर निर्मित राज्य थे इनमें से महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब स्वतंत्रता के बाद से भाषाई आधार पर निर्मित राज्यों की बात की जाती है तो सबसे पहले 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था भाषाई आधार पर। तो प्रश्न होता है कि भाषाई आधार पर निर्मित सबसे पहला राज्य कौन था? तो 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश था। उसके बाद से 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण होता है। कब? 1960 ईस्वी में। जब भाषाई आधार पर राज्यों की बात होती है तो राज्यों के निर्माण के लिए जेबीपी समिति का गठन किया गया था। इस जेबीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को सिरे से खारिज कर दिया था। अर्थात इस जेबीपी समिति ने कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण भारत में नहीं होना चाहिए। इसके बाद से भाषा के आधार पर ही तेलुगु भाषी राज्यों के लिए, तेलुगु भाषी राज्य के निर्माण के लिए पोट्टी श्रीरामुलु, क्या पोट्टी श्रीरामुलु एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं जो तेलुगु भाषी राज्य के मांग के लिए इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन के बाद से यह आंदोलन इतना उग्र हुआ कि बाद में और ये जो रामुल्लू थे ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के कारण ही भाषा के आधार पर राज्य को मांग के लेकर। फिर इसके बाद से क्या होता है कि भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का ये बात करता है राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बाद से कई राज्यों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया था? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को KM मुंशी के द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया था। KM मुंशी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बताया गया था। एक नाम है अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना था। एक नाम है ठाकुरदास भार्गव ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र बताया था। किसे? संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य अर्थात भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ है? भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क या 51 ए में, भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की बात की गई है। तो भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में यह 42वां संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अर्थात सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, जो कि हुआ था 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जब जोड़ा गया तो मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 ए में रखा गया और अनुच्छेद 51 क में रखा गया।
इस समय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान के द्वारा भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर से ये 42वां संविधान संशोधन के तहत होता है। फिर क्या होता है कि 86वां संविधान संशोधन, कौन सा? 86वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2002 ईस्वी में। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 ईस्वी में हुआ था, इसके अनुसार भारतीय संविधान में एक मूल कर्तव्य और जोड़े गए। तो एक मूल कर्तव्य, अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में निहित हैं, जिसमें से भाग 4A अनुच्छेद 51 का, जिसमें कुल मिलाकर 11 मूल कर्तव्य अभी भारतीय संविधान में हैं। मूल कर्तव्य की जब बात होती है तो भारतीय संविधान में यह मूल कर्तव्य जो है यह सोवियत संघ रूस के संविधान से भारत में इसे मूल कर्तव्य को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो सामाजिक विभाजन की राजनीति का जो प्रमुख कारण है, राजनेताओं द्वारा किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण। ये सामाजिक विभाजन का एक कारण ये भी हो सकता है कि राजनेताओं द्वारा किसी समुदाय की मांग को समुदाय से जोड़कर किसी विशेष समुदाय के लिए ये राजनीतिक दल या राजनेता जो होते हैं, किसी विशेष समुदाय से उनका विशेष जुड़ाव होता है या एक वोट बैंक की राजनीति होती है, तो वे राजनेता उस समुदाय की मांगों को लेकर हमेशा ये मांग उठाते रहते हैं, जबकि किसी दूसरे समुदाय के प्रति उनका ये विभेद होता है। दूसरा, सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया। कुछ राजनीतिक दल या राजनेता जो होते हैं, किसी विशेष समूह द्वारा जो मांग की जाती है उसके प्रति उनकी आसक्ति ज़्यादा होती है, वो उन मांगों को अपने तरफ से उन मांगों का समर्थन करते हैं। दूसरा, भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, ये भी सही है। तो सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों की प्रतिक्रिया को लेकर, अर्थात कुछ राजनेता और राजनीतिक दल जो होते हैं वो भारत में जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी विशेष क्षेत्र आदि की मांगों को लेकर जो मांग उठाते हैं और किसी इसका जो प्रभाव होता है किसी दूसरे विशेष क्षेत्रों के लोगों के प्रति ये नुकसानदायक होता है। तो सामाजिक विभाजन की इससे सामाजिक विभाजन परिलक्षित होती है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद निम्नलिखित में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद जो है यह देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है। सही है। किसी देश विशेष के लिए उस देश के नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति जो लगाव रखते हैं उन्हें राष्ट्रवाद किसी विभिन्न माध्यमों से हर विभिन्न रूपों में जो राष्ट्र के प्रति उनकी जो प्रबल इच्छा होती है वो राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रीय पहचान की भावना को वे सर्वोपरि मानते हैं। गर्व एवं एकता की भावना को, राष्ट्र के प्रति गर्व एवं एकता की भावना को राष्ट्रवादी लोग सर्वोपरि मानते हैं। तो इसलिए इस तीनों आंसर सही होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था? तो भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है। निर्वाचक अर्थात मतदाता शासन दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। सही है। निर्वाचक अर्थात मतदाताओं को जो दल शासन में होता है, सत्ता में होता है, उस दल के विरुद्ध जो आक्रोश होता है मतदाताओं में, उसे अपने मत के अनुसार उनका अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए मतदाता जो है चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करता है यह निर्वाचक। तो सही है। निर्वाचन जो होता है राज्य में बहुमत से अधिक सुधारों का नेतृत्व कर सकता है।
राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकता है मतदाता। अर्थात वैसे दल को ये मतदान करेंगे, वैसे दल को ये चुनाव में अपना मत प्रकट करेंगे जो दल सत्ता में आने के बाद से राज्य में एक विशेष आर्थिक रूप से उस राज्य को सशक्त करने के लिए, आर्थिक सुधारों करने के लिए, आर्थिक सुधार करने के लिए जो चुनाव पूर्व उनका ये होता है, घोषणा पत्र होता है, उसके आधार पर वो क्या करते हैं कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं और उन्हें अपेक्षा होता है कि ये दल जब सत्ता में आएगा तो आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तनों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। अर्थात इसका ये भी सही होगा, क्योंकि निर्वाचक क्या होता है, निर्वाचक अर्थात मतदाता, मतदाता वर्तमान सत्ता के विरुद्ध आक्रोशित होता है। वर्तमान सत्ता के जो उसके क्रियाकलाप होते हैं उससे जब वो मतदाता आक्रोशित होता है तो किसी दूसरे दल को क्या करता है कि अपना मत प्रकट करता है और चुनाव में उस दल को विजयी बनाने का प्रयास करता है। अगर कोई दूसरा दल चुनाव में जीत जाता है तो वो क्या होता है, उस अपनी नीतियों द्वारा उस शासन का जो नेतृत्व, शासन को जो नेतृत्व देता है, अपने नीतियों के द्वारा शासन में अपने नीतियों में परिवर्तन करता है, शासन के नीतियों को परिवर्तित करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्णय किए जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे निर्णय किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय होता है। अर्थात भारत के संविधान के आर्टिकल 71 के अनुसार, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो विवाद होते हैं वे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन विवादों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रांतीय संविधान समिति अर्थात प्रांतों से संबंधित जो संविधान की समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा कई समितियों का, अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। एक मसौदा समिति जिसने पूरे संविधान का मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा था एक संघीय समिति जो था संविधान की संघीय समिति, उसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है 1993 ईस्वी में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह एक वैधानिक संस्था है, भारत में एक वैधानिक संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमेशा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम बी रामासुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा अनुकरण
नहीं किया गया। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, अर्थात किसी देश में जब लोकतंत्र होता है तो उस लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा एक वोट देने का अधिकार, और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो वोट दिया जाता है अलग अलग, प्रत्येक व्यक्ति के वोट का जो मूल्य होता है, उसका वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है। तो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? तो अनुकरण नहीं किया गया था कहाँ? एक फिजी में और इराक में। फिजी में जो है यहाँ जातीय आधार पर, फिजी में जातीय आधार पर शासन चलती है, और इराक में जो है, इराक में धर्म जाति आदि विभिन्न कैटेगरी के अनुसार इराक में मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारत में है, अर्थात सूचना का अधिकार भारत में क्या है? तो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार 19(1) के ए में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, अभी भारतीय संविधान के अनुसार जो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, उसी के अंतर्गत सूचना के अधिकार को रखा गया है। तो सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में, मूल अधिकार की जो बात की गई है, ये यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में इसे अपनाया गया है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु, अर्थात भारत में जो निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें चुनाव प्रक्रिया में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उनके बारे में बात हो रहा है। तो उनके शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर देता है? विधायिका अर्थात कानून बनाने वाले व्यक्तियों का एक समूह जो विधायिका होता है, तो उस विधायिका के सदस्य हेतु, वो विधायिका के सदस्य जो चुनाव के द्वारा चुनकर जाते हैं, अर्थात लोकसभा के सदस्य, राज्यों में विधानसभा के सदस्य, तो विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण, अर्थात चुनाव प्रक्रिया के द्वारा इन विधायिका के सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण कर दिया जाता है। तो मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। अर्थात भारत में जो 2011 की जनगणना के अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो भारत में अशिक्षा अर्थात साक्षर लोगों की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बड़ी तादाद में संख्या है। इस कथन का अर्थ ये है कि अगर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार चुनाव लड़ने का जो नियम बना दिया जाता है तो बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग क्या होंगे, वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास वे साक्षर ही नहीं है। क्योंकि भारत में साक्षरता दर 2011 के अनुसार भी अन्य देशों से तुलना किया जाए, विश्व के अन्य देशों के, विकसित देशों के अनुसार, तो भारत में साक्षरता दर कम है। तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। दूसरा, विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं हितों को समझना, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है। अर्थात विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं और हितों को समझना। विधायिका के सदस्य जो होते हैं लोगों की समस्याओं और उससे संबंधित हितों को समझते हैं, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है। परीक्षित किया जाता है मतलब कि उसकी जांच की जाती है। अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष बाद जब लोकतंत्र में, भारत में जब लोकतंत्र में चुनाव होता है तो उसमें जो भारत की जो जनता होती है, मतदाता होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो कि पिछले 5 वर्ष तक प्रतिनिधि के रूप में जनता, विधायिका के जो सदस्य होते हैं उनका आकलन किया जाता है। अर्थात मतदाता जो होते हैं वो प्रतिनिधियों के बारे में ये आकलन करते हैं, अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में ये आकलन करते हैं कि विगत 5 वर्षों में इन्होंने लोगों की समस्याओं और उससे संबंधित हितों को समझा या नहीं समझा, उसके अनुसार काम किया या नहीं किया। तो
अर्थ ये होता है कि ये मतदाता अगर लगता है कि वे सदस्य उनके समर्थन में उनके हितों को समझते हैं, उनके समस्याओं को समझते हैं, तो उन्हें फिर से दोबारा चुनाव में उन्हें जिताया जाता है या फिर उन्हें जनता हरा देती है। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी भी सही। शैक्षणिक योग्यता ये सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता उपयुक्त नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही, ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? प्रारूप समिति जो मूलतः संविधान निर्मात्री जो कई समितियां थी, उनमें से प्रारूप समिति जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। इसी समिति ने पूरे संविधान का निर्माण एक तरह से किया था। इस प्रारूप समिति का उसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान था। सभी समितियों का योगदान था, किंतु प्रारूप समिति का बहुत ही ज़्यादा योगदान था। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो नियुक्ति हुई थी, प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो नियुक्ति हुई थी 30 अगस्त 1947 ईस्वी में। 30 अगस्त 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वह 7 थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। लोकतंत्र जो होता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो होती है, वह प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार देती है। हम सभी जानते हैं एक बहुत ही लोकतंत्र के बारे में चर्चित परिभाषा है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र के बारे में एक परिभाषा है क्या, कि लोकतंत्र जो होता है जनता के लिए और जनता का शासन होता है। क्या? जनता के लिए और जनता का शासन, अर्थात जनता जो होती है अपने ऊपर शासन करने के लिए, जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। जनता जो है अपने ऊपर शासन करने के लिए अपने में से कुछ लोगों को, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसी जनता पर पुनः शासन करते हैं, और वे प्रतिनिधि जनता के लिए अच्छे कार्य भी करते हैं और जनता के लिए बुरे कार्य भी कुछ प्रतिनिधि करते हैं। क्योंकि 5 साल तक भारत में जो होता है, 5 साल तक चुने जाने के बाद से, प्रतिनिधि चुने जाने के बाद से उन्हें बुलाने का कोई भारत में ऐसा अभी प्रावधान नहीं है। तो जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वे अगर कुछ बुरे कार्य करते हैं जनता के प्रति, तो वे जनता के उत्पीड़क होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता जो होती है अब वोट देकर, मतदान करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वही प्रतिनिधि अगर उसी जनता का उत्पीड़न करते हैं तो ये कथन वहाँ सार्थक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 4 में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 के अनुसार, में अनुसूची 4 के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। अनुसूची 4 और अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। और यह जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है उस क्षेत्र विशेष, राज्य विशेष के जनसंख्या के अनुसार होता है। क्षेत्र विशेष, राज्य विशेष के जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है आर्टिकल 80 के अनुसार। और इसमें 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में सीधे राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल करने हेतु मनाने का कार्य लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय स्वतंत्रता के बाद भारत में जो पहली सरकार की स्थापना हुई थी, उस सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री बने थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे। इन सरदार वल्लभ भाई पटेल पर उस समय जो
अंग्रेज जब भारत को जब छोड़ के गए थे तो पूरे भारत को लगभग 562 रियासतों को भारत में छोड़कर गए थे अंग्रेज। और इन 562 रियासतों को यह अधिकार मिला था कि वे भारत का उस समय विभाजन भी हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, तो इन रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि ये रियासत या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या किसी भी, भारत या पाकिस्तान कहीं भी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इन भारत में, तत्कालीन भारत में जो 562 रियासतें थी, इन रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में एक तरह से भारत में एकीकरण किया था। इन रियासतों को भारत में एक साथ संगठित किया था। इन 562 रियासतों में से सभी का विलय तो भारत में ये सभी शामिल हो गए। कुछ रियासत जो थे, कुछ रियासत भारत में, ना तो भारत में ना तो पाकिस्तान में, इन दोनों देशों में से किसी में शामिल होने के पक्ष में नहीं थे। वे रियासत थे कौन कौन से? कश्मीर, जिन्हें बाद में जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद से जूनागढ़ और हैदराबाद, इन दोनों को शक्ति प्रयोग के द्वारा भारत में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो रूसी क्रांति का भारत में जो प्रभाव कहा जा सकता है वो R.S. अवस्थी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी 1920-21 में, रेड रेवोल्यूशन R.S. अवस्थी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था रूसी क्रांति का, इस पुस्तक पर रूसी क्रांति का प्रभाव था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा। जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों ने रूस की यात्रा की थी। इन पर भी रूसी क्रांति का प्रभाव था। जवाहरलाल नेहरू वहाँ के रूसियों के साम्यवाद के प्रबल समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी भी सही। सी, 1920 के दशक के मध्य में भारत में साम्यवादी दल का गठन होना। तो रूसी क्रांति के प्रभाव में ही 1920 में भारत में साम्यवादी दल का गठन होता है। साम्यवादी दल अर्थात भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1920 के दशक में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करता है? तो राज्यों का संघ अर्थात भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई, सही है। भारत में राज्यों का जो संघ है, यह भारत में राज्यों का संघ भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में वर्णन है। भारत में राज्यों का संघ अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यह जो कनाडा में जो राज्यों का यूनियन है, उसके अनुसार भारत में भी राज्यों के संघ की बात की गई है संविधान के आर्टिकल 1 में। दूसरा, कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखता है। यह भी कनाडा के अनुसार ही, कनाडा में जैसे कोई भी कनाडा के राज्य उस कनाडा के संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, भारत के राज्य भी भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तीसरा, हमारा संघ घटक इकाइयों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। यह भी सही है। हमारा संघ जो है अर्थात भारत में जो राज्यों का संघ है, भारत राज्य, वह आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे इसे हम अमेरिका के संविधान कह सकते हैं। अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं, वे सभी आपसी समझौते के परिणाम है, जो अमेरिका एक संघ के रूप में स्थापित हुआ है। लेकिन भारत में जो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो सही उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण सही है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो संविधान के लिए मसौदा
समिति थी। संविधान भारत में संविधान निर्माण के लिए मसौदा समिति थी जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और उसके जो सचिव थे उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य के द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था, कराची अधिवेशन के जो अध्यक्षता थे सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सा सामान्य विशेषता थी? तो 1928 में जो प्रारूप बनाया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें उसे प्रस्तुत किया गया था। उसमें था अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती, भारत में लोकतंत्र की कई एक चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सभी लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। इनमें से देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन, देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण में सहायक के स्थानों को सशक्त करना। सही है। राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेशन सुनिश्चित करना, यह भी सही है, क्योंकि वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें महिलाओं या अल्पसंख्यकों को उचित उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। हाल ही में इसका एक उदाहरण देखा गया। महिलाओं को उचित सम्मान देने के लिए लोकसभा के द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया गया, जिससे के तहत भारत में अब जो क्या होगा 33% आरक्षण, विधायिका में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तीसरा, स्थानीय शासनों के लिए अधिक शक्ति सुनिश्चित करना। जब भारत में हम सभी जानते हैं कि 3 स्तर की शासन प्रणाली है, केंद्र, राज्य और दूसरा स्थानीय स्तर। तो ये स्थानीय स्तर की बात हो रही है। स्थानीय स्तर अर्थात ग्रामों में ग्राम पंचायत, पंचायत सभा, और जब शहरों की बात करते हैं तो नगर निगम, नगर पालिका आदि। तो उन स्थानीय स्तर के जो शासन व्यवस्था है उनको और अधिक उन्हें शक्ति देने की बात की जा रही है। तो लोकतंत्र की मुख्य चुनौती ये सभी लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियों में शामिल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का कोरम है? कोरम क्या होता है? अर्थात लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा या विधान परिषद सदन में बैठक आयोजित करने के लिए जो न्यूनतम उपस्थिति आवश्यक होती है उसे कोरम कहा जाता है। तो लोकसभा में जो कोरम की संख्या है वह क्या है? तो लोकसभा में कोरम की संख्या है या सदन की कुल संख्या का 1/10। लोकसभा में बैठक आयोजित करने के लिए, किसी भी दिन बैठक सुनिश्चित करने के लिए 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो कोरम पूरा माना जाएगा। अर्थात हम इसे देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है, कुल संख्या है 545। अर्थात 545 का 1/10 करते हैं तो लगभग 55 सदस्यों को लोकसभा में बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। यह जो है लोकसभा में कोरम की जो बात की गई है, यह भारत के संविधान के आर्टिकल 100 में की गई है। अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा में बैठक आयोजित करने के लिए कोरम की पूर्ति होना आवश्यक है। अर्थात न्यूनतम 55 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, तभी बैठक आहूत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 109। भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार जो है धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। जब धन विधेयक की बात हो रही है तो धन विधेयक की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है, और यह जो धन विधेयक है लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के अनुसार लोकसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा में इसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता आर्टिकल 109 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। भारत में 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल अर्थात 1850 ईस्वी के बाद की बात हो रही है। अर्थात उस समय क्या होता है कि भारत में समाज सुधारकों का समाज सुधार आंदोलनों का, समाज सुधारक नेताओं का उस समय प्रभाव बढ़ता है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद आदि का प्रभाव बढ़ता है और वे सामाजिक स्तर पर भारत को प्रबुद्ध करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर भारत के उत्थान की बात करते हैं, भारत को प्रभावित करते हैं और जिससे क्या होती है कि भारतीय लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो समानता का अधिकार, यह भारत में भारतीय संविधान के अनुसार जब भारत में समानता के अधिकार की बात होती है तो भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन है, यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अवैधता को शाश्वत मतलब कि उसे स्थापित करने के लिए यह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा? समानता का अधिकार। अर्थात समानता के अधिकार के अनुसार किसी को कानून से बाहर रखना या किसी खास समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए सही उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं कर सकता। नकारात्मक समानता अर्थात भारत में सभी लोग समान हैं। समानता के अधिकार के अनुसार भारत में जाति, धर्म आदि के आधार पर सभी को समान माना गया है। तो यह जो अधिकार है नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता, यानी कि किसी भी कारण से विभेद की बात नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान को समान माना जाना चाहिए। भारत में जब समानता की बात होती है तो समान में समान की बात हो रही है। इसी के अंतर्गत आरक्षण की बात होती है। एक स्तर के लोगों, किसी विशेष स्तर के लोगों को उस स्तर पर समानता का अधिकार, अर्थात महिलाओं की जब बात होती है तो सभी महिला समान है, बच्चों की बात होती है तो सभी बच्चे समान है, किसी विशेष वर्ग अर्थात ओबीसी कैटेगरी की बात होती है तो ओबीसी में शामिल जो जातियां होती हैं वे सभी एक दूसरे से समान हैं। अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में आया था। संविधान के अनुसार 39D में, संविधान के अनुसार 39D में समान पारिश्रमिक की बात की जाती है। अर्थात एक समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती है। यह जो 39D है यह भारतीय संविधान के DPSP में शामिल है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। यह जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में किसमें? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का कारण कौन सा है? वनोन्मूलन का कारण ब्रिटिश भारत में क्या था? तो शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अर्थात जल सेना के लिए इमारती लकड़ी, जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें जल सेना अर्थात नौका बनाने के लिए या स्टीमर बनाने के लिए जो लकड़ियों का जो ज़रूरत होता था वो जंगलों को काटा जाता था। जंगलों में जो इमारती लकड़ियां होती थी उन्हें काटा जाता था जिससे वनोन्मूलन होता था। ऑप्शन नंबर ए सही। रेल मार्ग एवं इसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करना। रेल मार्ग भारत में जो उस समय रेल मार्ग का जो विस्तार किया जा रहा था अंग्रेजों के समय में, तो रेल की पटरियों में जो लकड़ियां नीचे लगाई जाती हैं उसके लिए स्लीपर के निर्माण के लिए जो लकड़ियों की आवश्यकता होती है उसे भारत के जंगलों को काटकर उन लकड़ियों की आपूर्ति पूरा किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही। तीसरा, उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हुई भूमि सुधार करना।
उन अंग्रेजों के द्वारा जो भोजन उत्पादन के लिए, अनाज उत्पादन के लिए जंगलों की सफाई करना, उसके लिए भी जंगलों का लकड़ियों, पेड़ पौधों का कटाई किया जाता था, जिसे वन उन्मूलन होता था भारत में। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय और सभी राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं, तो उनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देखते हैं, ये न्यायालय किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। ये न्यायालय जो होते हैं किसी विधायन या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते हैं, अर्थात विधायिका जो कानून बनाती है उस विधायिका के कानून का निरीक्षण करते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय जो होते हैं संविधान के एक तरह से संरक्षक होते हैं, और देखते हैं कि यह जो कानून बनाया गया है विधायिका के द्वारा वो संविधान के मूल भावना के अनुसार है या नहीं है। तो ये इनका निर्धारण ये न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, कार्यपालिका जो कार्य करती है वो संविधान सम्मत कार्य करती है कि नहीं, कानून के अनुसार वो कार्य करती है कि नहीं, ये सभी देखना इन न्यायालयों का, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का ये कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। दूसरा, इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। वहीं संविधान की व्याख्या जब ये न्यायालय करते हैं, जिसे हम लोग न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, न्यायिक समीक्षा जो करते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायिक समीक्षा करते हैं, इसे कहा जा रहा है कि इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। सही है। तीसरा, उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधान, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की सीधा कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इन्हें डायरेक्ट हटा दिया जाए। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा अर्थात संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से एक अविश्वास प्रस्ताव पास करना आवश्यक होता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब मंडल आयोग का गठन किया गया था भारत में 1969 ईस्वी में, और 1980 ईस्वी में इस मंडल आयोग ने क्या किया कि इस आयोग ने अपना संस्तुति सरकार को प्रस्तुत किया था। तो 1969 ईस्वी में जब मंडल आयोग का गठन किया गया था तो भारत में प्रधानमंत्री थे कौन? मोरारजी देसाई जी ने, मोरारजी भाई अर्थात मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। इस मंडल आयोग ने ओबीसी वर्ग के लिए सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण की बात की थी, 27% आरक्षण की बात की थी, जिसे बाद में बीपी सिंह के सरकार में इस आरक्षण को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की जो मौलिक विशेषता है यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और प्रवृत्त धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। जब प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है भारत में, तो प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता अर्थात धर्म और राज्य के बीच अलगाव होगा, धार्मिक स्वतंत्रता एवं समानता होगी। प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता जब बात होती है अर्थात धर्म और राज्य के बीच अलगाव होगा, और यह जो प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है धार्मिक स्वतंत्रता एवं समानता की बात करती है। जब गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता की बात होती है तो गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता जो होती है यह समय के साथ बदलती रहती है। इसमें जो क्या होता है, सभी धर्मों को समान भाव दिया जाता है। सभी धर्मों को, किसी भी धर्म को वरीयता दिए बिना धार्मिक विश्वासों को मानने की स्वतंत्रता होती है गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता में। जब प्रवृत्त धर्मनिरपेक्षता की बात होती है तो
धर्म के मामले में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। सभी लोगों को अपने अपने धर्म का सभी लोगों को अपने अपने धर्म का अपनी इच्छा के अनुसार अभ्यास करने की स्वतंत्रता होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का भाग होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अर्थात एससी एवं एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 84 सीटें एससी के लिए अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और 47 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। और यह जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 330 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में आरक्षण की बात की जाती है। एससी और एसटी वर्ग के लिए, एससी के लिए 84 सीटों का आरक्षण किया गया है और एसटी के लिए 47 सीटों का आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति में निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? तो सलाहकार समिति, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की जो सलाहकार समिति थी वह मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों, मूल अधिकारों के मामले के लिए, प्रतिक्रियात्मक मामलों के लिए इन सलाहकार समिति अर्थात सभी प्रकार के कार्यों के लिए सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी एक प्रकार से, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे? अर्थात संविधान निर्मात्री सभा के लिए जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी भारत में वह कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946 ईस्वी में। भारत में संविधान निर्माण के लिए 1946 ईस्वी में चुनाव कराए गए थे और यह जो चुनाव हुआ था अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर यह चुनाव किया गया था। इसी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत प्रणाली के आधार पर भारत में आज भी राष्ट्रपति का चुनाव इसी आधार पर किया जाता है। यह जो जुलाई 1946 में जो संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे भारत में, यह कैबिनेट मिशन के अनुसार इसका निर्वाचन किया गया था, कैबिनेट मिशन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन से प्रमुख कारण है? भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन से प्रमुख कारण है? 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक शोषण और 74वां संवैधानिक शोषण, ये स्थानीय चुनावों की, स्थानीय प्रशासन की बात करती है। अभी कुछ देर पहले हम लोग जब बात कर रहे थे कि भारत में 3 प्रकार की 3 स्तरों की शासन व्यवस्था है, अर्थात केंद्र में केंद्र स्तर की शासन व्यवस्था, राज्यों में राज्य स्तर की, और निचले स्तर पर जब हम आते हैं तो स्थानीय स्वशासन जिसे हम कहते हैं, पंचायती राज, ग्रामों में पंचायती राज और शहरों में नगरपालिका और नगर निगम। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की बात की जाती है। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में, इन संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण किया जाता है। सही है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर एवं अवसर की समानता दी जाती है, अर्थात सभी लोगों को जो क्या होता है, लोकतंत्र में सभी लोगों को समान व्यवहार होता है, सभी लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है और उनके मतों का मूल्य जो होता है समान होता है, अर्थात सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। वे लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा, लिखित संविधान, अर्थात भारत का जो संविधान है यह लिखित संविधान है। देश के सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं, संविधान में सभी नागरिकों के लिए कुछ स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, अतः सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राजनीतिक दलों की सूची 1 को उनके स्थापना वर्ष की सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस अर्थात टीएमसी की जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। टीएमसी की स्थापना जिसकी प्रमुख ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का ही शासन है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो 1998 ईस्वी में टीएमसी की स्थापना हुई थी। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी। तो बीएसपी की जो स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में हुई थी। 1984 ईस्वी में बीएसपी की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बीएसपी की प्रमुख हैं आज भी। तो बीएसपी की स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी, जो कि केंद्र में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में। और भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल अर्थात सीपीआईएम की जो स्थापना हुई थी, भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में हुई थी। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हॉकिंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलनों का हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा देवीलाल के द्वारा, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं देवीलाल। ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 1989 से 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस क्रांति के विरासतों से मुख्यतः प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से राजा राम मोहन राय प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्नलिखित में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सामुदायिक मामलों पर, मौलिक मामलों पर, प्रतिक्रियात्मक मामलों पर। ऑप्शन नंबर डी सही। धन्यवाद।